अभी हमने हाल में देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कार्यकर्ता हो या नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हार हुई है। और उसके बाद एक तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने उनकी बातों को काटते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी से बड़ा होता है संगठन। तो इसके बाद एक तरीके से सामने आया कि किस तरीके से यूपी में बीजेपी में पार्टी नेताओं में कड़वाहट है और कहीं ना कहीं यूनिटी का अभाव है, वो साफ तौर पर दिखा। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, अमित शाह से मुलाकात की, क्लियर किया उन्होंने, क्योंकि इससे पहले लगातार कई खबरें चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ सीएम बने भी रहेंगे या उनको हटा दिया जाएगा। ऐसी चर्चा ये भी थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर वहां पर और दिल्ली में उनको बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव होना है 10 सीट पर। यह अहम है, इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को उतार कर एक तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमने देखा कि इससे पहले 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उसमें से बीजेपी सिर्फ 33 सीट पर सिमट गई, जबकि अखिलेश यादव जो 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी, इस समय अपनी बदौलत 36 सीटें जीती है, जबकि 7 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो दोनों मिलाकर 43 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ले गई। ऐसे में बीजेपी जो लगातार ये दावे कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में बाबा की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वहां पर दुहाई कर रहे थे कि करप्शन फ्री है और सुशासन के दावा किया जा रहा था एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं उस दावे पर अगर पार्टी वहां अयोध्या जैसी जगह पर, जिसको हमने देखा कि हाल में ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, मंदिर कंप्लीट नहीं था, लगातार शंकराचार्य सवाल उठा रहे थे, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और बीजेपी ने बड़ी तौर पर इसको सेलिब्रेट किया। और बीजेपी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जब चुनाव होगा तो लोग वोट जरूर करेंगे और कम से कम उत्तर प्रदेश में जरूर इसको ध्यान में रखेंगे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। लेकिन हुआ क्या, अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। वहां से जो अखिलेश प्रसाद, वहां से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो जीत कर पहुंचे हैं लोकसभा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी हैरानी की एक हार की एक जो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिन नेताओं को, वो नाम है स्मृति ईरानी का। अमेठी में हमने देखा पिछली बार राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार राहुल गांधी खुद नहीं उतरे, अमेठी से अपने परिवार के करीबी केएल शर्मा को वहां से उतारा था। स्थानीय उम्मीदवार थे, स्मृति ईरानी को उन्होंने जबरदस्त तरीके से हराया। दूसरी सबसे बड़ी बात रही कि खुद पीएम मोदी जो लाखों वोट से जीतने का दावा कर रहे थे वो बहुत कम मार्जिन से जीत पाए बनारस के अंदर, जहां पर काफी काम किया था बीजेपी ने। तो अब सवाल इस ऐसे में उठा कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर ये हासिल कैसे हुआ कि 80 वाली लोकसभा सीट वाले भारतीय जनता प्रदेश में बीजेपी जहां लास्ट टाइम 62 सीट थी, इस बार बीजेपी 33 सीट पर सिमट गई, मतलब एकदम 50%। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र में डिपेंडेंसी है मोदी सरकार की, पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू है, उन पर इस वक्त मोदी सरकार जो है उनकी बैसाखी पर एक तरीके से टिकी हुई है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे में ये स्थिति क्यों हुई। दूसरा, बीजेपी जो तरीके से उम्मीद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी शानदार परफॉर्म करेगी, तो पार्टी ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, आखिर कहां चूक रह गई, क्या वजह थी। और तीसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ को लेकर इसमें कि क्या उनका जादू क्यों नहीं चला, क्या उन इतने बड़े जो लीडर्स हैं कई जगह से हारे हैं, वो क्या वजह रही, इतने लीडर्स कैसे हारे। तो ये कई सवाल जो है कयासबाजी हुई। और उसके बाद कहीं हमने देखा कि जो पार्टी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी जिस तरीके से हुई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोला और चर्चा ये होने लगी कि अब सीएम बदला जाएगा, ये सब भी हुआ। और क्लैरिफिकेशन, मतलब दिल्ली में आना पड़ा बाबा को, जब आए और खुद उसके बाद एक तरीके से अमित शाह की जब मुहर लगी है, बातचीत हुई है, उसके बाद जो है अब ये कहा गया है कि अब बाबा जो है फिलहाल उनको आशीर्वाद एक तरीके से मिला है कि 2027 तक अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद एक तरीके से बाबा की चुनौती कम नहीं होने जा रही है। पहला तो ये कि 10 सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें बाबा को एक तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ने जा रही है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को करारा फाइट मिलेगा, मुकाबला मिलेगा।
और जो लोकसभा में यूपी में बीजेपी को अपनी सीट नहीं बचा पाई, तो ऐसे में उन 10 सीटों पर जो उपचुनाव जहां होना है, अगर ठीक ठाक बीजेपी परफॉर्म नहीं करेगी तो सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा के ऊपर फिर से उठेगा नहीं सवाल, बाबा के परफॉर्मेंस पर। और दूसरा ये कि उसके बाद बाबा का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2027 को लेकर अभी से ही हमें इलेक्शन मोड में आना होगा। और साथ ही एक तरीके से पार्टी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है शीर्ष कमान को। उसमें बताया गया है कि एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, अगड़े पिछड़े को साइड करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी एक तरीके से घमंड हो गया था, ऐसा कहा गया है, तो कनेक्ट करने की जरूरत है। तो हर लेवल पर देखना पड़ेगा ऐसे में, और ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के प्रति जो लोगों में असंतोष है, पार्टी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जो पार्टी की तरफ से फीडबैक दिया गया है केंद्र नेतृत्व को, उसमें कहा जा रहा है करीब 40,000 लोगों से बात हुई है, खास करके अमेठी और अयोध्या के लोगों से पूछा गया कि क्या पार्टी के बारे में सोचते हैं। उसमें यह कहा गया है कि इस बात को लेकर के भी गुस्सा है कि सरकारी नौकरियों में जो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी सिस्टम लागू किया है, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इसी तरीके से अलग अलग कई चीजें हैं जो जनता ने गिनाई है, और अब देखना है कि उस पर क्या कुछ बीजेपी करती है, कैसे संज्ञान लेती है, और उसके बाद जो है क्या कदम होता है। तो इसी के साथ आप महादेव बम शंकर को दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।